नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी और हमारे उन दर्शकों ने जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है, आज की इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम अटकलों और विरोध के बीच आखिरकार आज गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी की कमान सौंप दी गई है। मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन बना दिया गया है और अब बीजेपी 2014 का लोकसभा चुनाव मोदी की अगुवाई में लड़ेगी। इस ऐलान के साथ ही मोदी पार्टी में सबसे बड़े नेता बन गए हैं और इस ऐलान के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर भी दौड़ गई। देश भर में जगह जगह जश्न मनाया गया और मोदी का कद बढ़ने के बाद बीजेपी में अब एक नए युग की शुरुआत हो गई है। लोकतंत्र में जो लोकप्रिय होता है वही नेता होता है। गोवा में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से जैसे ही मोदी को प्रचार समिति की कमान देने का ऐलान हुआ, जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी। बीजेपी दफ्तरों में पटाखे फोड़े जाने लगे, आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया, मिठाइयां बांटी जाने लगी। इससे पहले बीजेपी कार्यकारिणी में भी नमो नमो का ही जाप चला। बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की नाराजगी को खारिज कर उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी ने ये बड़ा फैसला लिया। रविवार दोपहर 1:50 पर तमाम अटकलों को खत्म करते हुए नरेंद्र मोदी को बीजेपी प्रचार समिति की कमान सौंपने की खबर आई। इस ऐलान के ठीक 10 मिनट बाद खुद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, प्रकाश जावड़ेकर, मनोहर पार्रिकर, जेपी नड्डा एक साथ मीडिया के सामने पहुंचे। शायद पार्टी की ओर से यह दिखाने की कोशिश थी कि यह आम सहमति से लिया गया फैसला है। भारतीय जनता पार्टी भी आगामी जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसको भी एक बड़ी चुनौती मानकर चल रही है। पूरे चुनावी अभियान को ध्यान में रखते हुए आज मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन घोषित किया है। राजनाथ के चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा था। इस छोटे से ऐलान के बाद राजनाथ ने सबको नमस्कार किया और चले गए। पत्रकारों को सवाल जवाब का कोई मौका नहीं दिया। बीजेपी में मोदी युग की शुरुआत से कार्यकर्ता ही नहीं, पार्टी के नेता भी खासे उत्साहित नजर आए। माननीय नरेंद्र मोदी जी कुशल संगठक हैं, सफल प्रशासक हैं। उनके नेतृत्व में लगातार गुजरात में हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है और इलेक्शन मैनेजमेंट के उनसे जानकार बहुत कम है। नरेंद्र भाई को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन बनाया जाना एक सकारात्मक भूमिका उनकी रहेगी और देश के मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग, खासतौर से यूथ और बड़ी संख्या में लोग इसकी ओर आकर्षित होंगे। मेरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से चुनाव के दृष्टि से पार्टी तैयारी करेगी और बहुत अच्छी सफलता आने वाले लोकसभा में हासिल करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। उधर संघ ने भी इसे पार्टी के हित में लिया गया फैसला बताया। संघ के साथ परामर्श तो अनेक मुद्दों पर पार्टी के नेतृत्व का चलते रहता है और जरूर इस विषय पर भी परामर्श संघ के शीर्ष नेतृत्व से पहले चली, पर इसका निर्णय लेने की प्रक्रिया पार्टी के अंदर है और उस प्रक्रिया के तहत यह निर्णय पार्टी ने लिया है। वहीं नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार की कमान सौंपे जाने के बाद ट्वीट कर न सिर्फ अपनी खुशी जताई बल्कि आडवाणी से बात करने की भी बात लिखी। आडवाणी जी से फोन पर बात हुई, अपना आशीर्वाद दिया। उनका आशीर्वाद और सम्मान प्राप्त करने के लिए अत्यंत आभारी। वरिष्ठ नेताओं ने मुझ पर भरोसा जताया है। मैं कांग्रेस मुक्त भारत निर्माण के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मोदी के राजतिलक की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन मोदी की राह आसान नहीं रहने वाली। प्रचार समिति का प्रमुख बनाए जाने से पहले ही बीजेपी में तमाम तरह के अंतर विरोध दिखे। सहयोगियों की बात तो अलग, लिहाजा आने वाले दिन मोदी के लिए चुनौती भरे रहने वाले हैं। आनंद प्रकाश पांडे के साथ सुकेश रंजन, गोवा, IBN 7। और जिस सभागार में ये कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जहां पर मोदी ने भी भाषण दिया, राजनाथ सिंह ने भी और अरुण जेटली ने भी वहीं मौजूद थे। मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे न्यूज रूम में मौजूद है, हमारे मैनेजिंग एडिटर आशुतोष।
आनंद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस अभिभाषण के बाद भी कोई आपकी अनौपचारिक तरीके से एक फ्रेंडली इंटरैक्शन हुई इन लोगों से? लाल कृष्ण आडवाणी का मुद्दा हो और खास इस सभागार में सुषमा स्वराज की गैर मौजूदगी के बारे में कोई कुछ बोलने को तैयार था क्या? देखिए, सुषमा स्वराज की गैर मौजूदगी को लेकर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हाँ, गोवा बीजेपी के नेताओं से जब हमने ये पूछा कि इस पोस्टर में कहीं भी लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी पहले नहीं दिख रहे थे, सिर्फ 4 नेताओं की तस्वीर थी जिनको यहाँ, तो उस पर जवाब ये दिया गया हम लोगों को, क्योंकि जिन नेताओं को यहाँ स्पीकर थे, जिनको यहाँ बोलना था, हमने उनकी फोटो लगाई थी। जब हमने आगे पूछा कि आप कहते हैं कि मार्गदर्शन देना है अटल बिहारी वाजपेयी को और लाल कृष्ण आडवाणी को, तो हमने कहा कि आखिर उनके मार्गदर्शन के बिना ही, उनकी तस्वीर के बिना भी आप कैसे बीजेपी आगे चलेगी? तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो साफ सी बात है, इन्होंने गलती की, गोवा बीजेपी की तरफ से गलती की गई और कहीं न कहीं बाद में उसको मेकअप करने के लिए बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के और लाल कृष्ण आडवाणी के कटआउट यहाँ पे मंच पे लगाए गए। जाहिर सी बात है, आज के जिस तरह से नरेंद्र मोदी को आज प्रोजेक्ट किया गया, उनको कैंपेन कमेटी का मुखिया बनाया गया, तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी की कार्यशैली भी बताता है कि कैसे वो काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज जब भाषण दिया नरेंद्र मोदी ने, उसके पहले राजनाथ सिंह ने ये बात कही कि जो सबसे लोकप्रिय होता है वो पहले बोलता है, यानी कि राजनाथ सिंह ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अपने से पहले नरेंद्र मोदी से पहले खुद वो बोले और उन्होंने ये बात बार बार कही कि जो उन्होंने फैसला किया है वो उनकी लोकप्रियता के चलते किया है और ये फैसला उनका सही है, ये पार्टी के हित में, देश के हित में है। बिल्कुल आशुतोष, नरेंद्र मोदी के भाषण की हमने कुछ बातें पहले की थी, क्या इस भाषण में आपको एक खास बात यह लगी कि विकास, माओवाद की बात की, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की, लेकिन विकास पर ज्यादा जोर रहा ना सिर्फ नरेंद्र मोदी का बल्कि राजनाथ सिंह और अरुण जेटली का भी? महंगाई का जिक्र हुआ, भ्रष्टाचार का, लेकिन हिंदुत्व की बातें नहीं दिखी। कोई खास वजह? देखिए, जब नरेंद्र मोदी खुद अगर पार्टी कैंपेन कमेटी की अगुवाई करेंगे और उनको बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा नेता मान लिया है और लोगों की नजर में वो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, तो नरेंद्र मोदी से बड़ा हिंदू हृदय सम्राट कौन होगा? आप कुछ भी कह लेंगे, विकास के बारे में बात करते हैं, वो जो है फिस्कल डेफिसिट के बारे में बातचीत करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट के बारे में बातचीत करेंगे, वो नए ऑल्टरनेट मॉडल के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी और आरएसएस के अंदर हिंदू हृदय सम्राट एक व्यक्ति है। यानी अगर वो भले ही हिंदुत्व के बारे में बात ना करें, हिंदुइज्म के बारे में बात ना करें, वो बाबरी मस्जिद के बारे में बात ना करें, धारा 370 के बारे में बात ना करें, तो इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरे नेताओं को ये बताने की जरूरत पड़ सकती है कि वो हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने के लिए तैयार है, उसको साथ लेके चलेंगे। नरेंद्र मोदी का मतलब ही है कि वो हिंदुत्व के एजेंडे को तो बढ़ाएंगे, साथ ही साथ विकास के मुद्दे को भी बढ़ाएंगे। इसलिए जो लोग दोनों को अलग करके देखते हैं, मुझे लगता है उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हां, ये प्रयास जरूर रहता है उनका कि वो अब लोगों के सामने ये बताएं कि जो विकास का एजेंडा है, विकास की बात जो वो करते हैं, दरअसल उसको लेके बहुत सीरियस है और जिस तरीके से गुजरात का विकास किया उसी तरीके से हिंदुस्तान की तकदीर भी बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। बट ये मान लेना कि वो हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे हैं तो पूरी तरीके से बदल गए, मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करता। एक छोटा सा जवाब और चाहूंगा आशुतोष आपसे। नरेंद्र मोदी के बारे में साफ कहा राजनाथ सिंह ने कि एक रत्ती भर भी इल्जाम नहीं लगा है भ्रष्टाचार के मामले में, उन्होंने बल्कि उंगली उठाई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर। लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचार मुक्त होने से ही काम चल जाता है देश में? बड़ा नेता बनना हो या एक नैतिक आभा भी होती है? गुजरात के 2002 के जो दंगे थे, वो आरोप आज भी उनके दामन पर लगे हुए। देखिए, भाषण करना बिल्कुल अलग बात होता है, इस बारे में बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है, लेकिन उनके कैबिनेट में ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और एक मंत्री नहीं बल्कि 2-3 मंत्री हैं। इसके अलावा कैग की अपनी रिपोर्ट है जो आर्थिक अनियमितताओं की तरफ पूरी तरीके से इशारा करती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे ख्याल से नरेंद्र मोदी देश के उनकी अकेली सरकार होगी गुजरात की जिसको सबसे ज्यादा फटकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मिली और बहुत सारे मुद्दों पे मिली है। दंगों के मसले पर वो हमेशा कटघरे में खड़े रहते हैं। इशरत जहां का जो मसला है एनकाउंटर, उसमें वो कटघरे में खड़े हुए हैं। सोहराबुद्दीन का मसला, उसमें उनकी सरकार कटघरे में खड़ी हुई है। सबसे ज्यादा आईपीएस ऑफिसर्स जो जेल में हैं वो उनकी सरकार में काम करने वाले लोग हैं। सबसे ज्यादा दंगों में मरने वालों की संख्या जब वो मुख्यमंत्री थे उस दौरान थी। तो भाषण देना बिल्कुल अलग बात है और जो दूसरी चीजें हैं वो बिल्कुल अलग बात है। ये बिल्कुल सही बात है कि भाषण देते समय वो आक्रामक रहते हैं, कांग्रेस पर हमले करने की कोशिश करते हैं और अपने को पाक साफ और निर्णायक क्षमता लेने वाले व्यक्ति के तौर पर पेश करते हैं। लेकिन
ये परसेप्शन का खेल है, वो परसेप्शन बनाने के खेल में लगे हुए, छवि बनाने चमकाने में लगे हुए हैं, बट कामयाब कितना होंगे राष्ट्रीय स्तर पर, ये थोड़ा अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। शुक्रिया आशुतोष और आनंद प्रकाश पांडे, आपका भी एक छोटा सा